हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम साना साना हाथ जोड़ी का प्रश्न अभ्यास करेंगे जो लिया गया है कक्षा 10 के कृतिका भाग 2 के अध्याय 3 से। बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है जिसका अर्थ है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यह प्रार्थना हमारी लेखिका मधु कांकरिया जी ने एक नेपाली युवती से सीखा। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है जिसमें उन्होंने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। लेखिका द्वारा लिखित यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी बहुत ही मनोरंजक है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप भी लेखिका मधु कांकरिया के साथ उन जगहों की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप इस अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। चलिए अब हम देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो जब वह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ सितारों से आसमान भरा हुआ है और लेखिका उन सभी दृश्यों को देख करके खो गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। चलिए इसका आंसर देखें। तो यहाँ देखिए, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गैंगटॉक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। स्थगित यानी रुक गया हो। सब कुछ अर्थहीन था। उस खूबसूरती की जगह सब चीज़ क्या था? अर्थहीन। किसी भी चीज़ का कोई मायने नहीं था। वह इतना सुंदर दृश्य था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मीय सुख प्रदान कर रही थी। तो इस प्रकार आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो बच्चों, गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह सभी बहुत ही मेहनती हैं। इसीलिए लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अब देखिए इसका उत्तर। गैंगटॉक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इससे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो देखिए, वहाँ के लोग जो हैं वह पताकाएं फहरा करके संकेत देते हैं। जैसे कि अगर वो सफ़ेद पताकाएं फहरा रहे हैं तो सफ़ेद पताका जो है वह बौद्ध पताकाएं हैं जो शांति व अहिंसा का प्रतीक है। वहीं लोग रंगीन पताकाएं भी फहराते हैं तो वह सुअवसर पर, जैसे शादी विवाह का समारोह है या कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो उस जगह पर वो रंगीन पताकाएं फहराते हैं। चलिए इसका उत्तर देखें। तो यहाँ देखिए,
सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसीलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जितेन नॉर्गे कौन है। तो देखिए बच्चों, जितेन नॉर्गे गाइड है जो वहीं का रहने वाला है। उसे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। उसने लेखिका को वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेंगे, पहाड़ी इलाकों में वहाँ जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। उसने सिक्किम की सुंदरता का वर्णन स्विट्ज़रलैंड से किया और उन्होंने वहाँ फहराए जाने वाले पताकाओं के बारे में भी बताया कि वहाँ श्वेत और रंग बिरंगी पताकाएं फहराई जाती हैं। श्वेत पताकाओं के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि श्वेत पताकाएं जो हैं वह शांति व अहिंसा के प्रतीक है और उसे किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर भी लगाया जाता है और उसमें 108 मंत्र जो हैं वह लिखे होते हैं। उसके बाद रंगीन पताकाएं जो हैं वह किसी सुअवसर पर लगाए जाते हैं। जैसे कोई नया कार्य आरंभ कर रहा है तो रंगीन पताका लगाता है और शादी वगैरह जैसे समारोह में भी लोग रंगीन पताकाएं फहराते हैं। अब देखिए इसका उत्तर। नॉर्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नॉर्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती की तुलना स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नॉर्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इसका रंग श्वेत और रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में घूमते वक्त भारत के अन्य स्थानों में व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही है। वहाँ की युवतियाँ बोकू पहनती हैं जो सिक्किम का परिधान है, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं। उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा होता है। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने भाग जाती हैं। बच्चे पानी भरते हैं और जानवर चराते हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नॉर्गे लेखिका को बताता चला गया। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो देखिए, जब उन्होंने देखा कि लोग लॉन्ग स्टॉक के चारों ओर घूम रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, तो जितेन ने उन्हें बताया कि लॉन्ग स्टॉक को घुमाना और उसके चारों ओर घूमने से इंसान जितना भी पाप किए रहता है उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि गंगा नदी में नहाने से क्या होता है, जो इंसान पाप करता है उसके पाप धुल जाते हैं। ये सारी मान्यता है। तो लेखिका को लगा कि चाहे लोग मैदानी इलाकों में रहते हों या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, सभी की आत्मा एक जैसी है, यानी ये सभी चीज़ें सभी जगह है। अब देखिए इसका उत्तर। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इनको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है।
छठा प्रश्न है, जितेन नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। तो जब हमने उनकी यात्रा वृत्तांत पढ़ी थी तो हमने उसमें जितेन नॉर्गे के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी और जितेन नॉर्गे वास्तव में एक कुशल गाइड था। देखिए कैसे। तो सबसे पहले नॉर्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। अब वह कौन कौन से गुण हैं तो देखिए। एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो। अगर वहाँ से संबंधित कोई व्यक्ति उससे प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यकता है। जब तक आपको किसी पर विश्वास नहीं होगा तो क्या आप उसके साथ घूमने जाओगे कहीं? नहीं। तो इसीलिए एक कुशल गाइड वही होता है जो अपनी विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता यानी जिसे घुमा रहा है उसे दिला सके। तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। आत्मीय रिश्ता कहने का अर्थ यहाँ पे है बच्चों, एक मित्र की तरह बातें करते हुए बताते हुए उसके साथ उसको वह पूरी जगह अच्छे से घुमाए। गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी देते रहते हैं। वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराते हैं। साथ ही रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराते हैं। तो एक अच्छे गाइड में ये सभी गुण होने आवश्यक हैं और जितेन नॉर्गे जो था वह बहुत ही अच्छा गाइड था। अगला प्रश्न हमारा है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए लेखिका ने जब यात्रा वृत्तांत की तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हिमालय क्षेत्र के बारे में। अब देखिए इसे अपने शब्दों में आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों-ज्यों वह ऊंचाई पर चढ़ती गई हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन किए हुए प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय के गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीली दिखाई दिया तो देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। कभी बादलों की मोटी चादर से सब कुछ बादलमय दिखाई देता तो कभी कुछ और ही हो जाता। कटाऊ सिक्किम का एक जगह है। कटाऊ से आगे बढ़ते ही पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाला जलप्रपात थे तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिससे लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई, जिससे उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। 8वां प्रश्न है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो देखिए, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया।
उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके मन का सारा मैल व वासनाएं इन निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। प्रकृति के उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। 9वां प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो बच्चों, जब वह प्राकृतिक सौंदर्य में खोई हुई थी तब उन्होंने देखा कि वहाँ की औरतें हाथों में कुदाल और हथौड़ा लिए हुए पत्थरों को काट रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ 3-3.5 किलोमीटर के सफ़र को तय करके स्कूल जाती हैं, क्योंकि स्कूल लाने और ले जाने के लिए कोई साधन उन्हें नहीं मिलता है वहाँ। तो ये सभी स्थितियों को देख करके उनका मन जो है वह पीड़ा से भर गया। अब देखिए, उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उन्हें झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं। वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थीं। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े के ठाठे यानी निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। उनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इस दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। 10वां प्रश्न हमारा है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने का सबसे बड़ा योगदान वहाँ के गाइड का होता है। कैसे होता है तो वह देखिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो सके। अपने मित्रों या सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस व बेजान लगने लगता है तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। 11वां प्रश्न हमारा है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो देखिए बच्चों, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधे टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। उन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्गें, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी
रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वह असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करती है। वह समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता न हो तो देश की प्रगति का पहिया जो है वह रुक जाएगा। 12वां प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए बच्चों, आज की जो पीढ़ी है वह क्या करती है, हर जगह कूड़े कचरे फैलाती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रकृति को दूषित करती हैं। तो देखिए इसका उत्तर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रहा है। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाला जल खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही हैं। वनों को अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसे रोकने के लिए सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। 13वां प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो देखिए, जहां प्रदूषण से स्नोफॉल कम हुई है, वहीं मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। देख कैसे? तो आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देता है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है, तो कहीं स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ा रहता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को मिलती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। यह सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी है। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों पर तापमान बढ़ रहे हैं, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। 14वां प्रश्न है, कटावों पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आपकी राय व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, दुकान नहीं होगा तो वहाँ गंदगी भी नहीं फैलेगी, जिस वजह से वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा? स्वच्छ और साफ सुथरा। तो देखिए इसका उत्तर, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटन स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ वह स्नोफॉल देख पाएं। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। 15वां प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? तो बच्चों, ये जो सारे प्रश्न हैं
यह आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप प्रश्नों को ध्यान से देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर देखिए 15वां प्रश्न का, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ़ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। 16वां प्रश्न देखिए, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायी होना चाहिए। देश की सीमा पर बैठे हुए फौजी हम सभी की रक्षा करते हैं दुश्मनों से, इसीलिए हमारा यह उत्तरदायी होना चाहिए कि हम उनकी सलामती के लिए दुआ करें, उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आएं। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिक भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों पर बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तो आज का ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।